लीगल अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज जो हमने टॉपिक चुना है वो महिलाओं से जुड़ा है, एक्चुअली मर्दों से भी जुड़ा है क्योंकि इसका कॉज मर्द ही है। शुरू से अनफॉर्चुनेटली हमारे कल्चर में काफ़ी शोषण होता रहा है महिलाओं का, बट विमेन एम्पावरमेंट हिम्मत से जब वो बाहर निकली, ऑफिस में जाने लगी, तो एक अलग तरीके से शोषण शुरू हुआ जो घर में तो होता था, अब ऑफिस पे यानी वर्क प्लेस पे शुरू हो गया। इसी को लेकर गवर्नमेंट ने एक एक्ट लेकर आया है जो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2018, जिसे पोश कहा जाता है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट बेसिकली एट द वर्क प्लेस। ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एग्जैक्टली ये एक्ट है, महिलाओं के लिए क्यों लाया गया है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कंपनीज में, ये क्या किस तरह से इसे डील कर रहे हैं। तो हमारे जो एस्टीम पैनल है उससे मैं आपको मिलवा दूं। सबसे पहले जो हमारी परमानेंट एक्सपर्ट है कृष्णा जी, मिसेस कृष्णा ठक्कर, फाउंडर ऑफ एमटी ठक्कर एंड एसोसिएट्स, मीडिएशन की एक्सपर्ट तो है, हमने पिछले कई हफ्तों में देखा है। एंड ऑफ कोर्स जैसे मैंने पहले भी कहा है कि पोस्ट भी ट्रेंड है ये, एंड जिस तरह से केसेस ये करती हैं बहुत सक्सेसफुली कर रही हैं। एंड कृष्णा जी, बहुत बहुत स्वागत आपके शो में। थैंक यू। एंड बहुत खुशी है हमें कि आज हमारे साथ में कृष्णा जी खुद एक गुरु हैं। आज उनकी गुरु हमारे साथ में है दीपा रफीक जी, जो कि एक कॉर्पोरेट लीगल ट्रेनर है, को फाउंडर है वी लीगल कंसल्टिंग फर्म की, जो कि इम्पार्ट करती है सॉल्यूशंस एंड ट्रेनिंग ऑफ कॉर्पोरेट लीगल एरियाज में। एंड ऑफ कोर्स पोश के एक्सपर्ट हैं, खुद उन्होंने एक किताब लिखी है इसी टॉपिक पे, एंड उसके बारे में हम जानेंगे। एंड कृष्णा जी ने उनसे ट्रेनिंग भी ली है, इसलिए मैंने कहा कि गुरु भी है। दीपा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, एंड बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस शो में हमारे साथ शामिल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो कृष्णा जी, शुरुआत करते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, बहुत ही आसान लफ्जों में अगर आप इसे एक्सप्लेन करेंगे तो किस तरह से करेंगे? ओके, जहाँ पे ऑफिस में दो सेक्शंस एक साथ काम करते हैं, मर्द और औरत, कई बार ऐसे परवर्ट्स लोग होते हैं जो रिमार्क्स पास करते हैं, या बॉसेस होते हैं जो एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन द कंपनी डज नॉट नो हाउ टू हैंडल सच केसेस। अब बॉस ने ही गलत रिमार्क पास कर दिया तो क्या एक औरत उसके खिलाफ जा सकती है? तो इन सब चीजों के लिए बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये एक्ट जो आया है, तो ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसेज में या कंपनीज में नहीं है केवल, लेकिन घर पे भी है। सो ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों में है। When I say that, so this also includes the domestic help that comes to our place to work. So it is an protection, prevention, prohibition, जो भी बोलो, and redressal, जो इनको क्या अगर हो गया तो क्या। So prevention, prohibition. So prevention के लिए क्या क्या करना चाहिए इस एक्ट में लिखा हुआ है by a company जिसके पास more than 10 employees है। Then prohibition, तो वो प्रोहिबिट करने के लिए कंपनीज ने क्या क्या करना चाहिए वो इस एक्ट में गाइडलाइंस में दिया हुआ है। और अगर खुदा न खास्ता हो गया तो क्या रिड्रेसल के लिए है, उसी लिए ये एक्ट बनाया गया है। बहुत अच्छे से आपने समझा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट बता दिया, क्योंकि दिमाग में ये होता है कि कॉर्पोरेट की बात करते हैं हम, वर्क प्लेस की बात करते हैं, जैसे ऑफिस कंपनी की बात करते हैं। आपने ये बताया कि एक मेड के लिए भी वो घर पे जब आती है तो ऑफकोर्स इट्स हर वर्क प्लेस, तो सभी महिलाओं के लिए ये दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव पॉइंटेड आउट। दीपा जी, जिस तरह से कृष्ण जी ने बताया है कि ये एक्ट क्या कर रहा है, क्या जरूरत पड़ी इस एक्ट की कि इसको फॉर्मलाइज करना पड़ा इस तरह से? मेरे ख्याल से कुछ विशाखा गाइडलाइंस आते सुप्रीम कोर्ट के, और उसके बाद ये किया गया, अगर आप उस पर रोशनी डालें। ये एक्ट बना आप विशाखा गाइडलाइंस के बाद, पर विशाखा गाइडलाइंस क्यों आई और विशाखा क्या था, उसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा इसके बैकग्राउंड के लिए, इस केस के लिए। इसका बैकग्राउंड ये है कि एक महिला थी भंवरी देवी नाम की, वो सोशल वर्कर थी स्टेट ऑफ राजस्थान में, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में। शी वॉज एन इलिटरेट लेडी। उसका बेसिकली काम ये था कि विलेज में कुछ गलत हो रहा है, सोशल नॉर्म्स गलत हो रहे हैं, तो रिपोर्टिंग करनी है गवर्नमेंट अथॉरिटीज को। तो उसने सिर्फ वो किया, अपना काम किया, रादर उनकी ड्यूटी थी कि गांव के सरपंच अपनी बेटी की शादी कर रहे थे, 9 महीने की बेटी थी, इट वाज अ चाइल्ड मैरिज, शी ट्राइड टू स्टॉप दैट वेडिंग।
तो वो शादी रुकवाने की कोशिश करी, बट क्योंकि वो सरपंच की बेटी थी तो सरपंच का तो फिर नाक का सवाल है, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई अनपढ़ गांव की महिला आके मेरे घर में मेरे बेटी की शादी रोक ले, तो सवाल ही नहीं उठता। तो शादी तो हो गई, खैर बिकॉज इट वाज इंसिडेंट इज ऑफ 1992, तो शादी तो हो गई, बट उसके बाद अबाउट 10 days एंड सो इस भंवरी देवी को उस सरपंच फैमिली के 5 लोगों ने, इंक्लूडिंग दैट सरपंच, 5 लोगों ने भंवरी देवी को पकड़ा और उसका गैंग रेप किया। उस टाइम 92 में शी हैड दैट मच करेज कि वो आगे आई, उन्होंने पुलिस रिपोर्ट करी, रेप केस फाइल हुआ, हालांकि काफी मेहनत करनी पड़ी वो रेप केस फाइल करने में, बट वो हाँ बिकॉज हमारे यहाँ पर बहुत सारी इश्यूज और हैं, साइड फैक्टर्स बहुत हैं। तो उस टाइम विशाखा इज वन ऑफ द एनजीओ, तो और कई एनजीओ के साथ विशाखा भी एक एनजीओ थी जो दे केम फॉरवर्ड भंवरी देवी को हेल्प करने के लिए, और इस एनजीओ ने, विशाखा ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, ये कहते हुए कि आजकल बहुत सारी महिलाएं काम के लिए बाहर आ रही हैं और अगर वो अपने वर्क प्लेस पे सेफ महसूस नहीं करेंगी तो काम कैसे करेंगी, हाउ यू एक्सपेक्ट आउटपुट, क्योंकि अगर मैं मेंटली फिट नहीं हूँ, मेंटली कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मैं काम कैसे करूंगी। उसके लिए उन्होंने ये भंवरी देवी मैटर को अपना बेस केस बनाया कि भंवरी देवी अपना काम कर रही थी, शी वॉज डिस्चार्जिंग हर ड्यूटीज, और एज अ रिवेंज उसका गैंग रेप हुआ। तो अगर मैं अपना काम करने जाऊं ऑनेस्टली ऑफिस में और कल मुझे ये हो कि मैंने अगर ऑनेस्टली अपना काम किया और मेरा रेप हो जाएगा, तो मैं काम क्यों करूंगी, आई एम नॉट गोइंग टू डू द वर्क, एज सिंपल एज दैट। सो कोर्ट ने कहा बिल्कुल ठीक है, तो 97 अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान मैटर में, वहां पर जहां पर पहली बार सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस को रिकॉग्नाइज किया गया, देखा गया, बताया गया कि सेक्सुअल हरेसमेंट क्या होता है, वर्क प्लेस क्या है, क्या करना है, एम्प्लॉयर को क्या करना चाहिए, कैसे हैंडल करना है, एक स्पेशल कमेटी होनी चाहिए जो इस तरह की केसेस को देखेगी, ये सारी गाइडलाइंस उसमें दी गई। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को ये कहा कि इस सब्जेक्ट पर एक स्पेशल लॉ बनाया जाए, और जब तक वो लॉ नहीं आता है तब तक सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइंस विशाखा गाइडलाइंस कहलाई जाएंगी और ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस पर एप्लीकेबल होगी। बट लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया, उसका एक रीजन ये था कि 97 के इस जजमेंट में कोई पीनल एक्शन नहीं था एम्प्लॉयर के लिए कि अगर आप नहीं करोगे तो कुछ एक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था, तो किसी ने परवाह नहीं करी, होता होगा, कोर्ट ने कुछ कहा। सो बट एक्ट बनकर आया 2013 में। देर आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए, हालांकि इट टुक 17 years, बट ओके, आ गया लॉ फिर भी। ये जो आपने जो कमिटीज वगैरह की बात की है दीपा जी, वो हम आपसे जरूर बात करेंगे। कृष्णा जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि एक और पॉइंट जिस तरह से भी बात आ रही है कि आपने बताया कि भाई सेक्सुअल हरासमेंट हो सकता है, हरासमेंट हो सकता है, ये थोड़ा सा हम और क्लैरिटी कर लें कि ये एक्ट क्या करता है। अभी जैसा भंवरी जी के बारे में बताते हैं, उनका एक्चुअल रेप हुआ था, बट ये जो हम ओवरऑल एक्ट की बात कर रहे हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है शायद मेरे ख्याल से कि फिजिकली कुछ एक्ट हो, उसके बारे में आप बताएं। या मेरी गुरु है, अब तो डंडे पड़ेंगे मुझे। ओके, बट इन ओके, सो इवन इफ अ मैन shows you pornographic videos or sends you some obscene jokes or even says अरे यार आज तो तू लाल पटाखा लग रही है, something which a lady does not feel comfortable with, right, and it is something to offend her sexuality, is a sexual offense. So बॉम्ब, पटाखा, ऐसे कुछ वर्ड बोल दिया या आपके करीब आके आपके शोल्डर पे हाथ रख दिया एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल, तो सी देयर आर गुड टच, बैड टच हम जैसे बच्चों को सिखाते हैं, हम तो बड़े हैं, वी नो, वी जज द इंटेंशंस ऑफ, सो लिटिल बिट ऑफ डिस्कम्फर्ट आपको लग रहा है, दैट इटसेल्फ इज अ सेक्सुअल ऑफेंस। जरूरी नहीं है कि वो फिजिकल ही हो, वर्बल भी हो सकता है। दीपा जी, जिस तरह से अभी कृष्ण जी ने बताया कि वर्बल भी हो सकता है, मैं एक जनरल एक सिचुएशन की बात करता हूँ ऑफिस में, या फिर एक है कि मर्दों वाली बात जो मर्द अक्सर कहते हैं कि भाई ऑफिस में है, साथ में है, दोस्त हैं, थोड़ा बहुत फ्लर्ट करना तो चलता ही है, एंड दोस्ती में कह दिया, ये फिर थोड़ा क्लैश की बात नहीं हो जाती है? ये कौन डिसाइड करता है कि भाई ये तो मजाक में कह दिया था, मैंने दोस्ती में कह दिया था, फ्लर्ट करने में थोड़ा बहुत तो चलता है? ज्यादातर यही रिप्लाई आता है फ्रॉम मेंस साइड
जी, कि मैं तो मजाक कर रहा था, कैजुअली बोल दिया, मेरा तो इंटेंशन नहीं था. राइट, दैट इज फर्स्ट आंसर कम्स फ्रॉम द मैन एट द टाइम ऑफ इंक्वायरी. एग्रीड, बट ये सिर्फ इनिशियल स्टेज है जहां पर अगर मुझे अनकंफर्टेबल लगा, बिकॉज बेसिकली इंटेंशन ऑफ लॉ इज कि आपका इंटेंशन क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इम्पैक्ट मुझ पर क्या हो रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बिल्कुल, बिल्कुल, अगर मुझ पर इम्पैक्ट ये है कि आई फेल्ट अनकंफर्टेबल, आई फेल्ट दिस रिमार्क इज अनवेलकम, द लुक जो आपने मुझे दिया वो अनवेलकम है, तो मैं कंप्लेंट तो फाइल कर ही दूंगी. उसके बाद ये कमेटी के ऊपर है कि कमेटी उसको इन्वेस्टिगेट करेगी. जब कमेटी इन्वेस्टिगेट करती है उस टाइम मेन को पूरी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपना डिफेंस रखे सामने, वो क्या कहना चाहते हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये इंसिडेंट हुआ भी कि नहीं हुआ, तो और क्या किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ, वो सारी बातें कमेटी एग्जामिन करती है. और एट द एंड ऑफ द इंक्वायरी अगर कमेटी को लगता है कि इट वाज सिंसियरली अ कैजुअल रिमार्क व्हिच वाज नॉट रियली इंटेंडेड, तो कोई जरूरी नहीं है कि कंप्लेंट को माना जाए, कंप्लेंट डिसमिस भी हो सकती है. और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर महिला कंप्लेंट लेके आई तो वो हमेशा सही होगी, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल बिल्कुल. नहीं है. क्योंकि कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करती हैं, उनको लगता है लॉ मेरे लिए है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो वो नहीं चलेगा. तो आप घबराइए मत, ऐसे में डरने की बात नहीं है, टेंशन मत लीजिए. ठीक है, मतलब अगर गलत काम इंटेंशन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम उनकी हाँ, बात अगर कर रहे हैं जिनके सही मानों में गलत इंटेंशंस है. तो ये जो आप कमेटी की बात कर रही है, ये किस टाइप की कंपनीज में फॉर्म करना पड़ता है, कि मतलब कितनी बड़ी कंपनी हो, छोटी हो, और क्या कंपोजिशन होती है इस कमेटी? कमिटी हर वो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, 10 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं, फीमेल एम्प्लॉय नहीं, 10 से ज्यादा एम्प्लॉय इन टोटल, मेल Total. फीमेल व्हाटएवर इट इज, ऐसी हर कंपनी को एक कमेटी फॉर्म करनी है, उसका नाम है इंटरनल कमेटी. ये कमेटी 4 मेंबर्स की है एज पर लॉ. आप मेंबर ज्यादा रख सकते हैं, एंड वी ऑलवेज सजेस्ट कि थोड़े 2 मेंबर एटलीस्ट ज्यादा हो तो ज्यादा अच्छा रहता है. मान लीजिए कभी कोई नहीं है मेंबर, तो ऐसी सिचुएशन में अवेलेबल होना चाहिए कमेटी. तो सीनियर फीमेल ऑफिसर कमेटी को चेयर करती हैं, 2 और एम्प्लॉय चाहिए. उन 2 एम्प्लॉयज में हम लोग हमेशा सजेस्ट करते हैं कि एक मैन जरूर होना चाहिए. ऑल फीमेल कमिटी शुड नॉट बी देयर. लॉ ये कहता है कि कमिटी में 50% विमेन होनी चाहिए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर विमेन, 2 एम्प्लॉयज और एक एक्सटर्नल मेंबर. एक्सटर्नल मेंबर कैन बी फ्रॉम एनजीओ और एनीवन जो इस सब्जेक्ट पर एक्सपर्ट हो. लाइक मैं एक्सटर्नल मेंबर हूँ कई कंपनीज में, कृष्णा भी एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट एक्सटर्नल मेंबर हैं कंपनीज में. तो एक एक्सटर्नल मेंबर और 3 ऑफिस से 4 मेंबर्स की ये कमेटी है. हर कंपनी में जिसमें 10 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं उन्हें ये कमेटी बनानी जरूरी है. और हर लोकेशन पे, इट्स नॉट कि आप एक सेंट्रलाइज कमेटी बना दें, दिल्ली में आपका हेड ऑफिस है वहां बना दिया, पूरे हिंदुस्तान की महिलाएं वहां आएंगी, ये नहीं चलेगा. हर लोकेशन जहां पे 10 से ज्यादा लोग हैं सेपरेट कमेटी चाहिए. जी, जब आप कंपनी बोल रही है तो आई मीन एज अ लीगल एंटिटी या प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, या फिर सोल प्रॉपर्टी कंसर्न्स है, पार्टनरशिप्स है, उन पे भी ये लागू है? एवरीथिंग जीडी, एवरीथिंग. अगर आपके ऑफिस में भी 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज है तो आपको भी आईसीसी रखना जरूरी है. आपको भी रखनी पड़ेगी कमेटी. हाँ, मैं यही लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि वी आर टॉकिंग अबाउट एनी कंसर्न जहाँ पे 10 से ज्यादा है. एनी कंसर्न. तो ये इनफैक्ट अगर आप इररिस्पेक्टिव ऑफ लीगल एंटिटी, एंड अगर आईसीसी नहीं बनाई तो देयर इज अ पेनल्टी ऑफ 50,000. ये कृष्णा जी, ये जिस तरह से अभी दीपा जी बता रही है कि इसमें कौन कौन कंपोजिशन के बता रही है, कौन डिसाइड करता है? कौन डिसाइड करता है? मैनेजमेंट डिसाइड करती है. एंड एज दीपा मैम सेड कि द हेड ऑफ दैट आईसीसी हैज टू बी अ लेडी. हेड ऑफ द आईसीसी हैज टू बी अ लेडी. एक मैं न्यूज़ रिपोर्ट्स कभी-कभी हम पढ़ते रहते हैं, उसमें कभी-कभी ये आता है कि ये कमेटी मेंबर्स के ऊपर भी कभी-कभी आरोप लग जाते हैं. ऐसे में फिर दीपा जी किस तरह से होगा? बिल्कुल लग सकता है. ऐसा तो नहीं है कि हम लोग कमेटी के मेंबर हैं या आप कमेटी के मेंबर हैं तो आप इंसिडेंट में इन्वॉल्व नहीं हो सकते. आप हैरेसमेंट भी कर सकते हो, आपके साथ हैरेसमेंट भी हो सकता है, आप विटनेस भी हो सकते हो किसी इंसिडेंट के. तो अगर ऐसा है कमेटी का कोई भी मेंबर किसी इंसिडेंट में या तो कंप्लेनेंट है या रेस्पोंडेंट है या विटनेस है, तो वो पर्टिकुलर मेंबर चेंज करना होगा बिफोर द कमिटी स्टार्ट्स द प्रोसीडिंग्स. और ये थोड़ा प्रोसेस अगर आप, जैसे आपने अभी बताया था, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में प्रोसेस बता देंगे कि ये किसी महिला के साथ अगर हुआ हो
तो वो क्या करे और फिर आगे किस तरह से प्रोसेस होना चाहिए, अगर आप हमारे को पूरा एग्जैक्टली टाइमलाइन के हिसाब से बता दें। जब किसी के साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है तो अगर बहुत बड़ा इंसिडेंट है तो शायद वो घबरा जाते हैं, दे टेक टाइम. So the law has given that person, victim, we call that complainant, okay, victim नहीं complainant बोलते हैं, उसको 3 महीने का टाइम दिया जाता है to come and inform the ICC. अब पहले तो लाइक मैम सेड कि आईसीसी होना हर कंपनी में जरूरी है, तो ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एज पर एक्ट हर जगह एक लिस्ट बनी चाहिए कि दीज आर द आईसीसी मेंबर्स, दिस इज द ईमेल आईडी, दिस इज द फोन नंबर. So all that should be displayed all around so that everybody knows कि if at all something happens to me, whom I should contact. So that is first responsibility of a company. चलो अभी आपको email ID है, common email ID. कई बार ऐसे होता है कि HR is very close to people. तो शायद लोग जाके वो HR को बता देते हैं कि यार है, they don't know whether this is a sexual offense या not. So it is the HR's duty to bring it to the knowledge of the ICC. So जब 3 महीने का टाइम इस कंप्लेनेंट को दिया जाता है टू फॉर्मली फाइल अ कंप्लेंट, तो उसमें उसका नाम, वो इंसिडेंट कब हुआ था, किस दिन हुआ था, किस टाइम पे हुआ था, all the details of the complaint, the incident is to be given to the ICC. Then ICC takes 7 days to send the notice to फलाना respondent कि भाई अच्छा यहाँ पे confidentiality plays a very important part. The ICC has to keep the name of the complainant very confidential. ICC ने जाके अरे तेरे को पता है फलाने का कंप्लेंट आया, ऐसे नहीं बता सकती ICC. So even the respondent को आप बोल रहे हो कि भाई आपके खिलाफ फलाना कंप्लेंट आई है, this is the complaint against you, you give your reply. Then he gets the 10 days time to reply कि क्या हुआ था and all that stuff. So like आपने कहा कि मैंने तो मजाक किया था. So there is the ICC has the option कि आप कंसीलिएशन करते हो या आप प्रॉपर कंप्लेंट का प्रोसेस जो इंक्वायरी प्रोसेस है वो शुरू करते हो ना. कंसीलिएशन मतलब आप कंप्लेनेंट को बुलाओ, इसको बुलाओ कि भाई तुमने इसके साथ ये किया. तो जैसे आपने कहा मर्द बोलते हैं जनरली अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था. एंड देन इफ यू सी द सिचुएशन, द आईसीसी हैज टू एनालाइज द सिचुएशन एंड लगता है कि नहीं इसको इस बोलने से या ऐसा बोलने से कोई आदमी को फायदा नहीं होने वाला था. एंड व्हेन यू फील कि जेन्युइनली मजाक है एंड अच्छा सॉरी बोल के काम बन सकता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये हो जाता है. सो दैट इज व्हेन द आईसीसी टेक्स द कंसीलिएशन रूट. इफ नॉट एंड देन इट गोज फॉर इंक्वायरी, then the ICC committee gets 90 days, 3 months, 90 days to complete the inquiry. Now ये inquiry कैसे होती है? complainant का statement ले लिया, फिर उसके witnesses अगर आजू बाजू कोई जिन्होंने ये हादसा सुना देखा, कई बार ये चीजें कोई देखता नहीं है लेकिन hearsay भी हो सकती है, circumstantial हो सकता है. ये सब inquiry करने के बाद में the ICC does this inquiry and the ICC then closes the inquiry and gets 10 days time to prepare the report to be given to the management. Okay, इसमें बाकायदा like you know बंदे का अगर तुमने उसका statement लिया है तो the respondent also gets the chance to, because it is all based on principles of natural justice. So उसको भी उतना ही मौका दिया जाता है कि उसने ऐसा बोला तो cross examine करने के लिए अगर. लेकिन अगर कोई विटनेस अपना नाम डिस्क्लोज ना करना चाहे तो द आईसीसी हैज फुल अथॉरिटी टू प्रिवेंट दैट विटनेस's नेम टू बी डिस्क्लोज्ड. आईसीसी कैन कीप इट टू देमसेल्फ. देन फाइनली yes, and finally when the inquiry is closed, 90 days खत्म हो गया, उसके बाद 10 दिन मिल गए इनको सारा बनाने के लिए रिपोर्ट, they give it to the management, then the ICC's job is over. Now it is the management's baby कि क्या उसको सजा देनी है. And so this is in nutshell. मैनेजमेंट पे फिर ये जो आईसीसी की रिपोर्ट आती है ये बाइंडिंग है? नहीं, आईसी का काम एक्चुअली सिर्फ ये पता लगाना है कि इंसिडेंट हुआ या नहीं हुआ, सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ या नहीं हुआ. सो फार एज दैट पार्ट इज कंसर्न आईसी की रिपोर्ट फाइनल है, क्योंकि वंस आईसी रिपोर्ट इज सबमिटेड री इंक्वायरी का कोई ऑप्शन नहीं है. मैनेजमेंट अपनी तरफ से कोई नई इंक्वायरी नहीं शुरू कर सकते, आईसी दोबारा इंक्वायरी नहीं कर सकती. आईसी इस रिपोर्ट में फाइंडिंग्स के साथ, कंक्लूजन के साथ में रिकमेंडेशन देती है. कंक्लूजन ये होता है सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ या नहीं हुआ.
seems to be, appears to be, likely to be is not allowed. क्लियर फाइंडिंग होना चाहिए हुआ या नहीं हुआ। और उसके बाद आईसी उसमें रिकमेंडेशन देती कि क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए इस रेस्पोंडेंट को। अगर प्रूव होता है कि उसने किया तो आईसी विल गिव द रिकमेंडेशन। वो रिकमेंडेशन पनिशमेंट के लिए होती है जो डिपेंड करता है ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस पे। ये पनिशमेंट वार्निंग से लेकर टर्मिनेशन तक कुछ भी हो सकता है। वार्निंग देकर छोड़ दो, एक छोटा सा एक व्हाट्सएप मैसेज है, एक रिमार्क है, चलो वार्निंग दे दिया, अभी आगे से नहीं करेगा। मे भी कुछ ज्यादा किया उसने तो रिवर्ट कर दो, प्रमोशन रोक दो या इंक्रीमेंट रोक दो। बहुत ही कुछ गड़बड़ कर दिया तो एट द एंड टर्मिनेशन फ्रॉम सर्विसेज। या रिपीटेड ऑफेंस है, पहले भी किया है या कई महिलाओं के साथ कर चुका है तो ये है कि फिर तो टर्मिनेट करना ही पड़ेगा। ये जो आईसीसी बोल रहे हैं इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की जो बात कर रहे हैं हम, ये मैं जानना चाहूँगा कि ये कंपनी के अंदर की बात हो रही है, कंपनी में एक्शन की बात हो रही है, क्या साथ में पैरेलली ये महिला पुलिस कंप्लेंट भी अगर करती है तो ये किस तरह से दोनों चीजें चल सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बिकॉज ये लॉ जो है जिसे हम शॉर्ट में पॉश लॉ कह रहे हैं, ये सिविल लॉ है। इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट या तो टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज है या कंपनसेशन है इन टर्म्स ऑफ मनी। रेस्पोंडेंट को ये डायरेक्शन दिया जा सकता है कि आप इतना पैसा इस महिला को दे दो एज अ कंपनसेशन बिकॉज शी हैज फेस्ड लॉट ऑफ ट्रॉमा। पर आप जेल नहीं भेज सकते किसी को। तो अगर मैं चाहती हूँ कि वो अगला आदमी जेल भी जाए तो मुझे पुलिस रिपोर्ट ही करनी पड़ेगी। तो आई कैन फाइल अ पुलिस रिपोर्ट अंडर आईपीसी। सेक्सुअल हैरेसमेंट एक ऑफेंस है। निर्भया केस के बाद में जब आईपी अमेंडमेंट हुए थे लॉ में, उसके बाद आईपीसी में सेक्सुअल हैरेसमेंट 354A सेक्शन 354A एक सेपरेट ऑफेंस ऐड किया गया। तो मैं पुलिस कंप्लेंट फाइल कर सकती हूँ। एंड पुलिस कंप्लेंट और पॉश इंक्वायरी दोनों साइमल्टेनियसली साथ में चल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, एक दूसरे पर दोनों का कोई इम्पैक्ट नहीं है। द ओनली थिंग इज इस इंक्वायरी में टाइम लिमिट फिक्स है, 90 डेज में इंक्वायरी कंप्लीट करनी है, 10 दिन में कमेटी रिपोर्ट देगी। कमेटी की रिपोर्ट पे मैनेजमेंट को नेक्स्ट 60 डेज में एक्शन लेना ही है, फाइनल जो भी सजा देनी है। पुलिस केस में कोई टाइम लिमिट नहीं है, वो अपना टाइम लगेगा 2 साल 5 साल 10 साल, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। दैट इज द ओनली। बिल्कुल, तो हम बार बार डिस्कस करते रहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली ये तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि ये इसमें बहुत अच्छी खासियत बात है कि ये टाइम बाउंड है, एक टाइम फ्रेम इसका निर्धारित किया गया है, आपको ये 90 डेज में करना ही है, प्लस दिन 10 दिन के अंदर ये डिसीजन आना है। ये जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि देन द डिसीजन इज फाइनल, इसमें फाइनलिटी है। और ये जो जिसके अगेंस्ट अगर ये ऑर्डर आ रहा है देन ही बेसिकली हैज टू एक्सेप्ट व्हाट हैज बीन डिसाइडेड, या फिर नौकरी साथ दो बेटे। नॉट नेसेसरी, पॉसिबल दोनों में से एक तो नाराज हो ही जाएगा, पसंद नहीं आएगा फाइनल डिसीजन। तो जिसे भी पसंद नहीं, हो सकता है मुझे ही पसंद आए, मुझे लगे नहीं इसको तो टर्मिनेट करना चाहिए था, ऑफिस ने सिर्फ एक इंक्रीमेंट रोक लिया, ये तो पनिशमेंट कम है। तो आइदर ऑफ द पार्टी जिसको भी डिसीजन पसंद नहीं आ रहा है या सेटिस्फाइड नहीं है तो आप कोर्ट जा सकते हैं विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिशन। 90 डेज में आप कोर्ट में अपील कर सकते हो। दोनों पार्टी फ्री है, दोनों पार्टी फ्री है कोर्ट जाने के लिए। उसके बाद कोई टाइम लिमिट नहीं है, उसके बाद कोई टाइम लिमिट। ये सिविल मैटर की बात कर रहे हो आप? यस, कोर्ट में जाएंगे, सिविल मैटर होगा। अगेंस्ट दिस इंक्वायरी रिपोर्ट जो आईसी ने करी है, इफ आई एम नॉट सेटिस्फाइड तो आइदर ऑफ द पार्टी कोर्ट जा सकती है विद इन 90 डेज। ये फिर अगेन है कि फिर आप लंबे चक्कर में आप बढ़ जा रहे हैं। फिर एक बार कोर्ट चले गए तो फिर कोई टाइम लिमिट नहीं है। टाइम लिमिट जब तक केस ऑफिस में है, अप टिल मैनेजमेंट देयर इज अ टाइम लिमिट फिक्स्ड गिवन इन द लॉ। और लॉ में कहीं कोई ऑप्शन नहीं है फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट। इवन इन द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ कोविड, जब हम सब घर में बैठे हैं, घर से काम हो रहा है, तो आईसी ये नहीं कह सकती कि साहब जब तक ऑफिस नहीं खुलेगा हम इंक्वायरी नहीं कर सकते। आपको इंक्वायरी करनी है, जब आप वर्क फ्रॉम होम करके बिजनेस चला सकते हो तो इंक्वायरी भी कर लो। तो अगर कोई आईसी ये कहती है कि अभी ऑफिस प्रीमाइसेस बंद है, हम लोग घर बैठे हैं तो इंक्वायरी नहीं कर सकते, तो 90 डेज निकल जाएगा। लेकिन दैट इज नॉट अलाउड। आपको अभी जैसे हम बात कर रहे हैं उन्हें भी इंक्वायरी करनी पड़ेगी। बिल्कुल कृष्णा जी, ये जिस तरह से भी दीपा जी ने बताया, आपने बताया कि किस तरह से बहुत अच्छा प्रोसेस है। एंड इसमें ये मान के हम चल रहे हैं कि आईसीसी भी बहुत अपना काम अच्छे तरीके से कर रही है और 3 महीने में अच्छी इंक्वायरी कर रही है। कभी कभी इसमें भी कंप्लेंट्स आ जाती है कि कंपनीज अपना रेपुटेशन बचाने के चक्कर में, या फिर अगर एलिगेशन किसी टॉप बॉस पे लगा है
उसको कुछ डिफेंड करने के चक्कर में, और हमने देखा कि मल्टीनेशनल्स में इस तरह की खबरें आई हैं कि बड़े बड़े नामों के खिलाफ आया है, द कंपनीज ट्राई टू इसको दबाने के चक्कर में रहे हैं। सिर्फ इंडिया में नहीं, इंटरनेशनली भी इस तरह का हुआ है। तो ऐसे केस में फिर देन व्हाट इज इट, कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। That is why the external member comes into play ना। उसका तो the external member has nothing to lose। तभी तो बड़े बड़े तख्त हिल गए, सेक्सुअल ऑफेंसेस किए तो बड़े बड़े चेयरमैन को नीचे उतार दिया। एंड द बेस्ट पार्ट इज द आईसीसी जो मेंबर्स हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता कि इसका कुछ मैलिफाइड इंटेंशन था, इसने मेरे खिलाफ जानबूझ के ऐसा बोला। ये द आईसीसी इज लाइक सेफ विद दैट। सो से कि बड़े बड़े अगर ऑफिसर्स या बॉसेस के खिलाफ वो भी कंप्लेंट ली जा सकती है, एंड देन द मैनेजमेंट डज टेक एक्शन अगेंस्ट देम। मैनेजमेंट के खिलाफ भी कंप्लेंट ली जा सकती है। इसमें एक चीज मैं और ऐड कर दूं, अगर किसी महिला को ये लगता है कि मैं अगर आईसी में जा रही हूँ कंप्लेंट करने और शायद आईसी ना सुने मेरी बात, या क्योंकि बड़े सीनियर ऑफिसर के अगेंस्ट में कंप्लेंट कर रही हूँ तो हो सकता है आईसी ध्यान न दे, तो उसके लिए अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वेबसाइट पर आप जाइए, www.shebox.nic.in। वहां पर आप ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। आपको अपनी आईसी में या अपने एचआर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप वहां पर ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल करिए। आजकल सबके हाथ में स्मार्टफोन है, ऑल द टाइम यू आर कनेक्टेड विद इंटरनेट। आप वहां पर कंप्लेंट फाइल करिए, वहां से वो कंप्लेंट आएगी आपकी आईसी में इन्वेस्टिगेशन के लिए, बट वहां पर मिनिस्ट्री आपके सर पर बैठी होगी पूछने के लिए क्या हुआ, क्या कर रहे हो, तो यू कांट स्लीप इट ओवर और मैनिपुलेशन मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि वहां पे मिनिस्ट्री, करेक्ट, मिनिस्ट्री आपके सर पे बैठी होगी, आपसे रोज पूछेगी क्या हुआ, तो थोड़ा मैनिपुलेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी अगर चाहे तो भी नहीं कर पाएगी। तो दैट्स अ बेटर ऑप्शन गिवन बाय द गवर्नमेंट, सो लेट ऑल फीमेल्स कम आउट एंड एक्सप्लोर दैट आल्सो। डेफिनेटली। एंड ये हम बात कर रहे हैं, इसको बहुत इन्फॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं, बट डेफिनेटली इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। एंड भुगतती है एंड बहुत प्रेशर्स में काम करना पड़ता है महिलाओं को, हमने देखा है अक्सर। एंड क्योंकि रोजी रोटी की बात है, जॉब की बात है, बहुत लोग सह भी जाते हैं इसमें मैं एक और पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस। जैसा आपने कहा, कभी कभी उल्टे सीधे एलिगेशंस भी लगा दिए जाते हैं किसी को फंसाने के लिए भी, वो एक एंगल हो गया है। अगर मैं उसका उल्टा बोलूँ, जो कि बहुत कम होता होगा, आई एम श्योर बहुत ज्यादा नहीं है, बट जहाँ मर्दों का हरासमेंट होता है, क्या इसके लिए भी कोई प्रोविजन है? होते हैं लेडी बॉसेस होते हैं ऑफिस में, और यू नेवर नो, तो इनके लिए क्या है दीपा जी? होता तो है, हैरेसमेंट तो होता है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई लॉ नहीं है। ये लॉ नहीं है, ये लॉ नहीं है, क्रिमिनल लॉ नहीं है, कोई भी लॉ नहीं है। नहीं है कारण में भी हमारी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी हो सकती है, क्योंकि लॉ तो पार्लियामेंट बनाती है, मेल डोमिनेटेड है सब जगह। या तो ये समझते हैं कि हमें लॉ की जरूरत नहीं है, या ये कि मेरे साथ तो ऐसा हो नहीं सकता। मे बी, आई डोंट नो व्हाट इज द थॉट बिहाइंड, बट आई फील इट्स मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी इज reason for it. So there is no law for men harassment as of now. एक चीज हम कर सकते हैं इसमें, there is one thing which can be taken, which can take care of this, especially for the employees. ये हो सकता है कि इस लॉ में हर एम्प्लॉयर के लिए एक मैंडेटरी कंप्लायंस है कि उनकी कंपनी में एक एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉलिसी होनी चाहिए, और आपके सर्विस रूल में ये लिखा होना चाहिए कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस इज अ मिसकंडक्ट और ऑफिस विल टेक एक्शन। तो ये मिसकंडक्ट और एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉलिसी को जेंडर न्यूट्रल बनाया जा सकता है। ये कंपनी के ऊपर है। एम्प्लॉयर हम हमेशा सजेस्ट करते हैं हर कंपनी को कि आपके सर्विस रूल और एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉलिसी, ये दोनों चीज जेंडर न्यूट्रल होनी चाहिए, सो दैट इफ एनी केस कम्स फ्रॉम द मेल एम्प्लॉय और मे बी ट्रांससेक्सुअल, not only male, maybe transsexual also. Now transgenders, they are coming at the workplace. So वो कहाँ जाएंगे? तो उन सब के केसेस के लिए अगर आपकी पॉलिसी, इंटरनल पॉलिसी और सर्विस रूल ये कहते हैं कि आप जीरो टॉलरेंट कंपनी है टुवर्ड सेक्सुअल हैरेसमेंट, आपकी पॉलिसी जेंडर न्यूट्रल है, तो आप उनके केसेस भी ले सकते हैं। वो केसेस ये कमिटी हैंडल नहीं करेगी, बट एचआर कैन टेक इट एज अ डिसिप्लिनरी एक्शन। तो ये हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि वो ये करें।
That is always good and बहुत अच्छा बताया कि फिर इसमें सभी को हो सकता है। एक इम्पोर्टेंट बात और मैं पूछना चाहूँगा कृष्ण जी, जो आपने शुरुआत में कहा कि मेड्स के बारे में कि उन्हें भी ये कवर किया जा रहा है, उनके केस में ये कमेटी वगैरह कैसे आ जाएगी फिर? लोकल LCC, correct Deepa ma'am? Local committee? Local committee. There is a local committee in every district of the country. हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में एक लोकल कमेटी है। लोकल कमेटी में अनऑर्गेनाइज सेक्टर के केसेस या जो छोटी कंपनीज हैं, सपोज स्टार्टअप है जिसमें 10 से कम एम्प्लॉइज हैं, उनके केस कहाँ जाएंगे? IC इज रिक्वायर्ड व्हेन यू हैव मोर देन 10 एम्प्लॉइज। जहाँ पे 10 से कम है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और अगर कंप्लेंट एम्प्लॉयर के अगेंस्ट है, मे बी द टॉप बॉस ऑफ द कंपनी, तो नीचे वाले कुछ लिख नहीं पाएंगे। तो इफ द कंप्लेंट इज अगेंस्ट एम्प्लॉयर, लेस देन 10 एम्प्लॉय और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इन तीनों केसेस में कंप्लेंट जाएगी लोकल कमेटी में, जो हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में है। दीपा जी, एक लास्ट सवाल और पूछना चाहूंगा कि जैसे पता है कि किसी महिला ने हिम्मत करके कंप्लेंट कर दी है और वो उसी के इमीडिएट बॉस के अगेंस्ट में ही है, तो जिस तरह से हमने बताया है कि वो 3 महीना इंक्वायरी चलती है, इस दौरान क्या कोई प्रोविजन है कि उसे कोई और काम दिया जाए? क्योंकि उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अपने बॉस के साथ फिर काम करना। बिल्कुल ठीक है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी लॉ में 3 इंटरिम मेजर्स दिए हुए हैं। इंटरिम मेजर्स हैं, जब तक इंक्वायरी चल रही है वो महिला उसमें से कुछ भी मांग सकती है, महिला का ऑप्शन है, और कमिटी उसको एग्री करेगी तो HR को ऑर्डर इशू करना पड़ता है। ये 3 इंटरिम मेजर्स हैं। अगर मेरी कंप्लेंट रिपोर्टिंग ऑफिसर के अगेंस्ट है तो मेरी रिपोर्ट तो खराब करेगा ही, पक्का करेगा, तो मेरा रिपोर्टिंग ऑफिसर चेंज करना है, तो मैनेजमेंट इज बाउंड टू चेंज। नंबर 2, अदरवाइज ऑल्सो मुझे लगता है कि मैं इस आदमी की शक्ल नहीं देखना चाहती ऑफिस आके, रोज 3 महीने तंग करेगा मुझे, और तो मुझे 3 महीने की छुट्टी चाहिए। तो महिला को 3 महीने की पूरी छुट्टी मिल सकती है, फुल्ली पेड लीव है, स्पेशल लीव है, कहीं काउंट नहीं होगी, EL, CL, मैटरनिटी, मेडिकल कहीं काउंट नहीं होगी, स्पेशल लीव है 3 महीने की, ये महिला ले सकती है। और अगर ये भी कह सकती है, महिला ऑप्शन मांग सकती है कि या तो मेरा ट्रांसफर कर दो या उस आदमी का ट्रांसफर कर दो, सो दैट मैं काम करने को तैयार हूं बट इसके साथ नहीं कर सकती, तो दोनों में से किसी का ट्रांसफर कर दो। अगर मान लीजिए कंपनी के 2-4 ब्रांचेस हैं तो आप दूसरी ब्रांच में भेज दीजिए। तो ये 3 इंटरिम मेजर्स हैं जो महिला मैनेजमेंट से मांग सकती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी। और एक और मैंने कहा था फाइनल क्वेश्चन, मुझे एक और ख्याल आ रहा है कि ये कंप्लेन जो हो गई, जैसे आपने बताया कि सही कंप्लेन है, एक्शन ले लिया गया, या टर्मिनेशन है या मॉनिटर कॉपी, अगर ये कंप्लेन आ गया कि नहीं गलत कंप्लेन, ऐसे में क्या होगा? अभी आपने इनको 3 महीने घर पे बिठा के सैलरी भी दे दी है, वो बंदे का ट्रांसफर भी कर दिया, उसका नाम भी खराब हो गया, ऐसे में फाइनली अगर आप बताएंगे कि क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? अगर ऐसा कुछ है कि कमिटी इस कंक्लूजन पे आती है कि कंप्लेंट झूठी है, मैलिशियस कंप्लेंट है, मैंने जानबूझ के फाइल करी, बॉस को तंग करना चाहती हूँ, ब्लैकमेल करना चाहती हूँ, तो इस सर्कमस्टेंसेस में कमिटी HR को बोल के उस महिला के अगेंस्ट प्रॉपर एक्शन करवा सकती है। प्रॉपर एक्शन होगा, वो उस महिला को भी इनमें से कोई भी सजा दी जा सकती है, राइट फ्रॉम वार्निंग टिल कंपनसेशन एंड टर्मिनेशन। महिला भी ऑफिस से बाहर जा सकती है। तो अगर कोई महिला ये प्लान कर रही है ऐसा कुछ करने की, तो ये बैकफायर कर सकता है, तो ऐसा पंगा नहीं लेना। डोंट ट्राई टू मिसयूज द लॉ। आपके फेवर में है, प्रॉब्लम है, एक्सपीरियंस लेटर में आ जाएगा कि ये महिला ऐसे फॉल्स कंप्लेंट्स करती है, फिर उसको नौकरी कौन देगा कहीं और? आगे तो नौकरी मिलने का स्कोप ही नहीं है। तो महिला के अगेंस्ट भी एक्शन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो आराम से बैठ जाएगी। और ये हमारा मकसद ये है कि हम दोनों साइड के व्यूज पेश करते हैं। फैक्ट है ये ऐड की बहुत जरूरत थी, क्योंकि सही मानों में महिलाओं का शोषण हो रहा है, पीड़ित है वो, बट देन कुछ लोग जैसे आपने कहा था अनफॉर्चुनेटली मिसयूज भी कर लेते हैं। ये पॉइंट्स भी आना बहुत जरूरी है। बट देन यही है कि बहुत अच्छे इंटेंशन से ये लॉ लाया गया है, प्रैक्टिकली यूज भी हो रहा है, अवेयरनेस इसके बारे में काफ़ी बढ़ रही है, एंड होपफुली एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिटरेंट बनकर ये उभरेगा। और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। दीपा जी, बेंगलोर से आपने हमें ज्वाइन किया, अपना कीमती वक्त दिया और बहुत अच्छे इनसाइट्स दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड कृष्णा जी, एज यूजुअल थैंक्स सो मच, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बहुत अच्छे से समझाने के लिए और हमें इस तरह के एस्टीम गेस्ट्स हमारे शो पर लेकर आने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत दीपा मैम। Thank you very much for giving me this opportunity to be there with all of you. Thank you very much. We'll do more of these.
तो लीगल अफेयर्स में इस हफ्ते से इतना ही। अगले हफ्ते हम नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। नमस्कार।